आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। पतंजलि का दावा, बना ली कोरोना की दवा, हफ्ते भर में 100% मरीज हुए ठीक। पुरी में धूमधाम से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, उमड़ी भीड़। दिल्ली दंगों में साजिश रचने की आरोपी सफूरा जरगर को हाईकोर्ट ने दी जमानत। एक दिन में लगे लालू की आरजेडी को 3 बड़े झटके। भारत में 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 14,933 नए मामले, संक्रमितों की तादाद 4,40,000 के पार। चीन रूस के साथ बैठक में बोले जयशंकर, अंतर्राष्ट्रीय कानून के आदर की है जरूरत। नेपाल की जिद दोहरा सकती है बिहार में भीषण बाढ़ की त्रासदी। इस साल विदेशी हज यात्रा पर नहीं जा पाएंगे, सऊदी सरकार का ऐलान, हमारे मुल्क के लोग ही हज यात्रा कर पाएंगे। यूएस ने भारत के रवैये को बताया भेदभाव वाला, वंदे भारत मिशन की उड़ानों पर लगाएगा रोक। नेपाल सरकार ने दस्तावेजों में मान ली सच्चाई, चीन हड़प रहा है जमीन, सशस्त्र बलों के लिए बना सकता है चेक पोस्ट। 519 अंकों की छलांग के साथ सेंसेक्स 35,430 पर बंद, 10,471 पर पहुंचा निफ्टी। सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्टर पर इस अभिनेत्री ने उठाए सवाल, कहा आत्महत्या नहीं मर्डर हुआ। और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज वसीम जाफर बने अब मुख्य कोच। पतंजलि के बाबा रामदेव ने कोरोना पर दवा बनाने का दावा किया है। मंगलवार को बाबा रामदेव ने हरिद्वार में कोरोनिल दवा की लॉन्चिंग की। इस मौके पर बाबा रामदेव ने कहा कि दवा का हमने 2 ट्रायल किया था, पहला क्लिनिकल कंट्रोल, दूसरा क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल। बाबा रामदेव ने कहा कि दिल्ली से लेकर कई शहरों में हमने क्लिनिकल कंट्रोल स्टडी किया। इसके तहत हमने 280 रोगियों को सम्मिलित किया। क्लिनिकल स्टडी के रिजल्ट में 100% मरीजों की रिकवरी हुई और एक भी मौत नहीं हुई। कोरोना के सभी चरण को हम रोक पाए। दूसरे चरण में क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल किया गया। बाबा रामदेव ने दावा किया कि 100 लोगों पर क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल की स्टडी की गई। 3 दिनों के अंदर 69% रोगी रिकवर हो गए, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गए। यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना है। 7 दिन के अंदर 100% रोगी रिकवर हो गए। सदियों से चली आ रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज पूरी भव्यता के साथ निकाली गई। हालांकि कोरोना वायरस संक्रमण के कारण रथ यात्रा में शामिल होने वाले लोगों की संख्या पर प्रतिबंध लगाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 500 से अधिक लोगों को रथ खींचने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रथ यात्रा के दौरान पूरी शहर में सोमवार रात 8 बजे कर्फ्यू लागू रहेगा। रथ यात्रा में जितने भी लोग शामिल हुए, उनके मुख से श्रद्धा भाव के साथ साथ भगवान जगन्नाथ के प्रति उनकी आस्था साफ देखी जा सकती है। इसे देखने और इसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं। दिल्ली दंगा मामले में तिहाड़ जेल में बंद सफूरा जरगर को 10,000 के मुचलके पर जमानत दे दी गई। हाईकोर्ट ने उनके गर्भवती होने से मेडिकल आधार पर जमानत दी है। सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि केस की मेरिट पर ना जाकर इसे इस केस में जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है। जमानत देते हुए कोर्ट ने शर्तें भी लगाई। इसके मुताबिक इस दौरान वो किसी भी ऐसी गतिविधि में लिप्त नहीं होगी जिसमें उसकी जांच हो रही है, गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगी, दिल्ली छोड़कर बिना अदालत की इजाजत से कहीं नहीं जाएगी और जांच में सहयोग करेगी। कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि ये केस मिसाल नहीं बनेगा। वहीं दिल्ली पुलिस के वकील तुषार मेहता ने कहा कि मानवीय आधार पर जमानत का विरोध नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि सफूरा को दिल्ली दंगों में साजिश रचने का आरोप में 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। 13 अप्रैल को उन्हें जमानत मिलती है और उन्हें एक दूसरी एफआईआर के आधार पर फिर से गिरफ्तार किया गया। 21 अप्रैल को उन पर यूएपीए एक्ट लगाया जाता है। 27 साल की सफूरा जामिया विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में पीएचडी कर रही है और वह जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी की सदस्य भी है। लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल के लिए मंगलवार को ठीक दिन नहीं रहा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजद को एक के बाद एक 3 झटके लगे। 2 झटके तो एक साथ लगे, जबकि कुछ देर बाद ही तीसरा झटका लगा। राजद के 5 विधान पार्षद जेडीयू में शामिल हो गए हैं। राजद के दिलीप राय, राधा चरण सेठ, संजय प्रसाद, कमरे आलम और रणविजय सिंह ने जदयू ज्वाइन कर लिया। जदयू की सचेतक रीना यादव के पत्र के आलोक में विधानसभा ने राजद से आए जदयू के सभी सदस्यों को मान्यता दे दी।
राजद में विप उम्मीदवारों के नाम की चर्चा होते ही विवाद शुरू हो गया था। पार्टी नेता पूर्व मंत्री भोला राय के समर्थकों ने सोमवार को राबड़ी देवी के आवास पर 10 सर्कुलर रोड पर जाकर हंगामा किया। उधर जानकारी के अनुसार लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने भी दिल्ली में आकर कागज तैयार करने लगे हैं। तेज प्रताप इस बार विधान परिषद के उम्मीदवार बनने के प्रयास में हैं, लेकिन पार्टी ने विधानसभा चुनाव को देखते हुए परिवार के किसी सदस्य को सदन में नहीं भेजने का फैसला किया है। भारत में कोरोना वायरस की भयावहता इतनी बढ़ गई है कि यहाँ हर रोज इसे लेकर नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। 23 जून यानी मंगलवार की सुबह तक देश में 24 घंटे के भीतर कोविड-19 के 14,933 नए मामले सामने आए और इसी के साथ संक्रमितों की तादाद 4,40,000 के पार पहुंच गई। देश में अब तक कुल पॉजिटिव मामलों की संख्या 4,40,215 से अधिक हो गई है। अब तक 2,48,190 लोग इस वायरस से उबर चुके हैं। वहीं देश में अब तक 14,011 से अधिक लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में 14,933 नए मामले सामने आए हैं। वहीं इन 24 घंटे में 312 लोगों की मौत भी हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को रूस, भारत, चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने इस दौरान अन्य देशों से कहा कि वे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें और साझेदारों के वैध हितों को पहचानें। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और रूस ने अपने समकक्षीय सरगेई लवरोव के साथ बातचीत के दौरान एस जयशंकर ने दुनिया के शक्तिशाली देशों से कहा कि वे हर मायने में उदाहरण पेश करें। भारत चीन सीमा विवाद का बिना जिक्र किए विदेश मंत्री ने अपनी राय व्यक्त करते हुए कहा कि देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए और साझेदारी के वैध हितों की पहचान करना चाहिए। जयशंकर ने जोर देते हुए कहा कि बहुपक्षवाद का समर्थन करना और सामान्य अच्छी चीजों को बढ़ावा देना ही वैश्विक व्यवस्था को टिकाऊ बनाने का एकमात्र रास्ता है। उन्होंने कहा कि विशेष बैठक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में विश्वास के सिद्धांतों को दर्शाता है, लेकिन आज चुनौती अवधारणाओं और मानदंडों की नहीं बल्कि उनके व्यवहार की है। बिहार और नेपाल में सदियों से रोटी बेटी का नाता रहा है, लेकिन उत्तराखंड में नक्शा विवाद को लेकर इन दिनों भारत और नेपाल के रिश्तों में तनाव आ गया। दोनों देशों के बीच खराब हो रहे संबंध का सबसे ज्यादा नुकसान बिहार को उठाना पड़ सकता है, क्योंकि नेपाल ने बांध की मरम्मत के काम को रोक दिया है। बिहार में मानसून प्रवेश कर चुका है और लगातार झमाझम बारिश हो रही है। ऐसे में ज्यादातर नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और उत्तर पूर्वी बिहार पर बाढ़ का खतरा भी मंडराने लगा है। बिहार में बहने वाली ज्यादातर नदियों का उद्गम स्थल नेपाल है। ऐसे में अगर समय रहते इन बांधों का रखरखाव नहीं किया गया तो बिहार एक बार फिर साल 2008 और साल 2017 की तरह भीषण बाढ़ की त्रासदी झेलने पर मजबूर हो सकता है। कोरोना वायरस महामारी के बीच सऊदी अरब में इस साल हज यात्रा होगी, लेकिन नियमों में बदलाव किए गए हैं। इस बार केवल सऊदी में रहने वाले लोग ही हज यात्रा कर सकेंगे। विदेशियों को इसकी इजाजत नहीं दी जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सीमित संख्या में ही लोग को हज यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। सऊदी सरकार ने इस फैसले के बाद भारत के 2.13 लाख जायरीनों का पूरा पैसा उनके अकाउंट में रिफंड कर दिया गया। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने यह जानकारी दी। इस साल हज यात्रा 28 जुलाई से 2 अगस्त तक होनी थी। हज मंत्री मोहम्मद बेतेन ने मंगलवार को कहा कि इस बार लगभग 1000 लोगों को यात्रा की इजाजत होगी। यह संख्या थोड़ी कम या ज्यादा हो सकती है। हज से पहले सभी यात्रियों का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। यात्रा के बाद उन्हें 14 दिन तक क्वारंटीन भी किया जाएगा। अमेरिका में विमान परिचालन से संबंधित मामले में भारत सरकार के रवैये को भेदभावपूर्ण करार दिया गया। अमेरिका ने कहा कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है, लेकिन अमेरिकी विमान कंपनियों ने चार्टर्ड विमानों को भारत अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं दे रहा है। इसके बदले में अमेरिका ने भी 22 जुलाई से वंदे भारत मिशन के तहत भारतीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी। अमेरिका के परिवहन विभाग के आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि इसको ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया के किसी भी चार्टर्ड विमान को भारत अमेरिका मार्ग पर 22 जुलाई से तब तक उड़ान को मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक विभाग खास तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे देता।
जीओटी ने अपने आदेश में कहा कि वह यह कदम उठा रहे हैं क्योंकि भारत सरकार ने अमेरिकी विमानों के परिचालन अधिकार को बाधित कर दिया है और वह अमेरिकी विमानों के साथ भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक रवैया अपना रही है। बता दें कि भारत में कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर 25 मार्च से सभी तय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इन दिनों चीन की शह पर नाच रहे नेपाल की जमीन को ड्रैगन उसी तरह कब्जाने में जुटा है जिसके लिए वह कुख्यात है। नेपाल सरकार के कृषि मंत्रालय ने कागजातों में भी इस सच्चाई को स्वीकार किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री केपी ओली इस पर आंख मूंदे हुए हैं और भारत के खिलाफ भावनाएं भड़काने में जुटे हैं। नेपाल के कृषि मंत्रालय ने एक डॉक्यूमेंट्स में कहा कि तिब्बत में चल रहे बड़े रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से नदियों का रास्ता बदल दिया गया और चीन ने नेपाल की भूमि कब्जा करके अपनी सीमा को बढ़ा लिया है। हिंदुस्तान टाइम्स को मिले दस्तावेजों में कहा गया कि चीन ने नेपाल के कई जिलों की भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है और नदियों का रुख बदलता रहा तो और अधिक जमीन चीन कब्जा कर लेगा। नदियों की धारा बदलने से नेपाल सैकड़ों हेक्टेयर जमीन खो देगा। कृषि मंत्रालय ने सरकार को चेताते हुए कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि चीन आने वाले समय में यहाँ सशस्त्र बलों के लिए पोस्ट बना ले। चीन गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गया है। कल हुई दोनों पक्षों के बीच बातचीत सकारात्मक रही। भारत चीन में तनाव घटने से शेयर बाजार लगातार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 519 अंकों की उछाल के साथ 35,430 के स्तर पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 160 अंकों की बढ़त के साथ 10,471 के स्तर पर। विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत मिलने और विदेशी कोषों का प्रवाह जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार को समर्थन मिला है। बता दें कि सोमवार को सेंसेक्स 179.59 अंकों की बढ़त के साथ 34,911.32 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10,311.20 के स्तर पर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के बाद बॉलीवुड के कई सितारे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कई सितारे उनकी आत्महत्या को भाई भतीजावाद का शिकार बता रहे हैं, तो बहुत से ऐसे भी हैं जो उनकी मौत को एक साजिश कह रहे हैं। साजिश बताने वाले में अभिनेत्री पायल रोहतगी का नाम भी शामिल है। पायल रोहतगी सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती है। वह बॉलीवुड सितारों और अन्य मुद्दों पर हमेशा अपनी प्रतिक्रिया भी देती रहती है। पायल रोहतगी ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपना एक वीडियो साझा किया है। इस वीडियो में उन्होंने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत को आत्महत्या नहीं बल्कि मर्डर बताया है। उन्होंने अपने वीडियो में खुलासा किया कि सुशांत सिंह राजपूत जिस डॉक्टर से अपने डिप्रेशन का इलाज करवा रहे थे वह सभी को डिप्रेशन में रहने की ही दवा देते हैं। भारतीय टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज और घरेलू क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी वसीम जाफर को आगामी घरेलू सत्र के लिए उत्तराखंड का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। जाफर ने पीटीआई से इस खबर की पुष्टि करते हुए कहा कि उनका अनुबंध 1 साल का है। लगभग 2 दशक तक क्रिकेट खेलने के बाद जाफर ने इस साल मार्च में संन्यास लिया था। प्रथम श्रेणी और घरेलू प्रतियोगिताओं में उन्होंने मुंबई और विदर्भ का प्रतिनिधित्व किया। वह पहली बार किसी टीम के साथ मुख्य कोच के रूप में जुड़े हैं। जाफर ने कहा कि मैं पहली बार किसी टीम का मुख्य कोच बन रहा हूं। यह मेरे लिए बेहद चुनौतीपूर्ण और कुछ नया है, जो करियर खत्म होने के तुरंत बाद शुरू हो रहा है और मैं इसके लिए तैयार हूं।